बिल्कुल ठीक सर। इधर तो अजान हो रही है। मैसेज आ गया था। आ गया? नहीं अभी नहीं। हमारे यहाँ नहीं हो रही। अच्छा, ये तो लाइव शुरू तो नहीं हो गया? आई थिंक लाइव शुरू हो गया है। हाँ ओके। हेलो, माय नेम इज अब कुदूस मिर्जा and I'm a painter and a professor of fine art and a curator and an art writer. And I'm very pleased to have a discussion today with artist par excellence, Mohammad Zishan. और मैं खाली मोहम्मद ज़िशान को मैं तारुफ कराने के बजाय, मुझे इंट्रोड्यूस करने के बजाय, ज़िशान आई रिक्वेस्ट ज़िशान टू इंट्रोड्यूस हिम, क्योंकि खुद आप अपना तारुफ बाहर है। मैं मोहम्मद ज़ीशान, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग and thank you to TUF and Shaheen for this session. मैं मोहम्मद ज़ीशान, मैंने ग्रेजुएट नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से किया 2003 में, और उसके बाद से अब तक कुछ नहीं किया। कुछ से मुराद बहुत कुछ नहीं किया आपने, और बहुत कुछ अभी करने वाले हैं आप। बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ अब करने वाले हैं, ठीक है ना? तो एक नज़र देख लेते हैं कि क्या क्या किया अभी आपने। लाइक अगर हम आज आई थिंक वी स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। किस साल आपने एनसीए से किया था मिनिएचर मेजर ईशान? 2003 में, और अब मेरा ख्याल है 17 साल हो गए इसको। जी सर। आपको ग्रेजुएशन को। तो अगर हम ये देखें कि 17 साल में यू curated exhibitions as well. You are the curator of KB2 जब भी लास्ट ईयर हुआ, एंड आपने और बहुत सारी एग्जीबिशंस क्यूरेट की, अपने भी आप काम करते रहे हैं, पढ़ाते भी रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको इस तरह से देखें, एक ओवरव्यू करें कि यू थिंक कि आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस में है, किस फील्ड में रहा? कौन सी फील्ड है जिसको आप समझते हैं कि यू आर सो प्लीज एंड प्राउड ऑफ इट? सर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कोई ऐसा जवाब ना देना जिसका मैंने इससे पूछा, इशारा ना किया हो। सर आई थिंक मुझे लगता है कि जितना भी काम आज तक किया वो अपने लिए किया। एक चीज से बहुत मैं खुश हूं कि जो भी मेरी प्रोग्रेस रही या जो भी मैंने काम किया, उससे मेरी फैमिली या जिन तक मेरी रसाई है, अच्छा मैं रसाई से उनकी बात करूं, एक तो वो लोग हैं जो आर्ट से डायरेक्टली ताल्लुक रखते हैं, एक वो लोग हैं जो आर्ट से ताल्लुक नहीं रखते। वो बेशक मेरा इमीडिएट खानदान ही है, मेरे भाई बहन उनके बच्चे हैं। सो अगर मैं रिकॉल करूं 90s का टाइम कि मैं अगर आर्टिस्ट बनना चाहता था और उनका रिएक्शन क्या था, और अब अगर मैं जो भी आर्टिस्ट बन गया हूं और अब उनके बच्चे अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उनका रिएक्शन क्या है, या हमारे कुछ ऐसे जानने वाले जो कि जिनका डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं है आर्ट से, पर उनके बच्चों के पास वो स्किल, वो हुनर मौजूद है, और उनका क्या रिएक्शन है बिकॉज ऑफ मी, या मुझ जैसे और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट आई ऑलवेज फेल्ट के जो हुआ है आज तक काम। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपने एक अच्छी बात की है, बिकॉज यू टॉट people through your action, through your teaching, through your act, through your art as well. तो आप जिन बच्चों की बात करें, लेट्स से कि मीरपुर खास में कोई लड़का है, या हैदराबाद में कोई लड़की है, या मुल्तान में कोई स्टूडेंट है जिसको आर्ट का शौक हुआ आपका काम देख के, और वो इस फील्ड में आया, हो सकता है बहुत बड़ा नाम बन जाएगा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। आप कैसे आए इस फील्ड में? सर मैं तो when I was I guess 11 year old, अक्सर ये होता है कि छोटे शहरों में आप जब इस एज पे पहुंचे तो आपको किसी ऐसी दुकान पे रख दिया जाता है जहां से आप कोई स्किल सीख लें। वो आइदर इलेक्ट्रिशियन की हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं, वेल्डर बन जाएं, मतलब डिफरेंट किस्म की।
जो कि आप एक स्किल सीखते हैं, जिसके बाद ये होता है कि एक सर्टेन एज के बाद आप उस स्किल को लेके अपना प्रोफेशन बना सकें, या आसान लफ्जों में उसके अपनी एक दुकान खोल सकें। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर पेंटिंग। मेरे अब्बा चाहते थे, घर वाले चाहते थे कि मैं ये ना करूं, और आई गेस उनका बहुत सही वजह थी, बहुत रीजनिंग जो थी। मैं ये कभी भी नहीं लगता कि मैं अगर कहूँ कि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था, नहीं, उनकी समझ के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही मुझे एडवाइस कर रहे थे। और क्योंकि अगर मैं भी अपने आप को लूँ तो उस टाइम में मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस जगह चला जाऊंगा या मैं एनसीए चला जाऊंगा। उस टाइम मेरे पास एक ही सोच थी कि पेंटिंग करनी। ठीक है। तो वो करता रहा, पर एक बहुत अच्छा मेरे साथ अच्छा प्लस बुरा इंसिडेंट नहीं कहूंगा, एक चीज रही जिसने मुझे यहाँ तक लाने में, हाँ, वाकया बड़ा हेल्प की। बिकॉज 90s में मैं बहुत ज्यादा आवारा हो गया था। मैं मुर्गे लड़ाता था, कुत्ते पालता था और सिर्फ आवारागर्दी करता था। तो मेरे भाई हैं जो उस टाइम कराची में रहते थे, अब भी कराची में रहते हैं, उन्होंने मुझे हकीकत में ये इस लॉकडाउन से ज्यादा बुरा लॉकडाउन मुझे हाउस अरेस्ट किया था एटलीस्ट 8.5 महीने के लिए। अच्छा। तो उसके जो शुरू के 3-3.5 महीने थे, तो वो जो घर था वो कुछ इस तरह से था कि वो घर गोदाम के तौर पे यूज होता था। तो उसके जहाँ हम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे, तो उसकी जो विंडोज थी वो भी मेटल से बंद हुई हुई थी, वेल्ड हुआ हुआ था सारा। अच्छा 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 अच्छा। तो आप बाहर नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। सो वो बड़ा अजीब सा था कि एक तरफ में इतनी आवारगी करते करते उन्होंने मुझे 2 रूम के घर में लाया और बंद कर दिया। ने कहा ये चावल रखे हुए हैं, ये दाल है, ये एवरीडे है, चाय बनाओ, खाना खाओ और सारा दिन गुजारो। तो आप क्या करते थे तुम सारा बाहर दिन, जाए 8.5 महीने? कुछ नहीं, रेडियो सुनता था उस टाइम। बस एक रेडियो था, सारा हाँ, वक्त? रेडियो था अच्छा सारा वक्त, और कुछ नहीं, और कोसता रहता था अपने आप को कि किस तरह से यहाँ से निकल सकता हूँ। अच्छा, पर फिर शुक्र है कि वो 3-3.5 महीने बाद वो जिनकी जगह थी उनको खाली करानी पड़ी, और हम उसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए, जहाँ पे उस रूम के अंदर बालकनी भी थी और आप बाहर देख सकते थे। तो मैंने कहा शुक्र है कुछ लोग तो देखने को मिले। एंड यहाँ इसी दौरान मेरे भाई जो थे वो भी कुछ उनको था शौक कि वो ड्राइंग वगैरह करें। तो उनकी एक फाइल रखी हुई थी, उसमें वो पहले, वो अब भी आते हैं, वो जो फोटो कॉपी के पेपर होते थे कलरफुल, हरे पीच कलर के डिफरेंट किस्म के, तो वो मैंने एक निकाला, उस पर एक ड्राइंग बनाई, रख दी। तो वो जिसको ड्राइंग दिखाते थे, जब उनको दिखाए तो उन्होंने कहा ये ड्राइंग बहुत अच्छी है। मेरे भाई का नाम फहीम है, तो उन्होंने कहा फहीम ये बहुत अच्छी। तो फहीम भाई ने कहा कि ये मेरी नहीं है। तो वो वापस आए। अच्छा मैं बता दूं, ये एक वाहिद इंसान मेरे घर में रहे जिनसे मैं आज तक पता नहीं क्यों उनके सामने बोलता हुआ झिझकता हूँ। मैं वरना किसी से ऐसे डरता नहीं हूँ। पर वाकई में एक अजीब सा एक फील है, हालांकि वो सबसे बड़े भाई नहीं है। तो उन्होंने मुझसे जैसे ही पूछा, मैंने जहन में आया, मैंने कहा ओहो क्या गलती की, वो ड्राइंग मैंने क्यों निकालना भूल गया। मैंने कहा तुमने की? मैंने कहा, उन्होंने कहा दोबारा करके दिखाओ। फिर मैंने वो दोबारा की। फिर वो मुझे मिलाने लेकर गए किसी आर्टिस्ट से, और उस आर्टिस्ट ने मुझसे बात की, मेरा थोड़ा काम देखा। उसने कहा ये कैनवस रखा है, इस पर ड्राइंग करोगे? मैं कहाँ कर दूंगा। कह रहा मैं बॉल पेंट से करूँ। मैंने कहा बॉल पेंट से कर दूंगा, मसला नहीं है। पर उसने थोड़ी सी देर बात करने के बाद मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, कोई शॉर्ट कोर्स कर लो, कोई 5-6 महीने का, 3 महीने का, ताकि तुम्हें बोलना आ जाए आर्ट के बारे में। आर्ट के बारे में इन द सेंस कि जो तुम टर्म्स बोल रहे हो ना, कि तुम क्या करते हो, तुम ऑयल पेंट को कोई अपना नाम दे रहे हो, रेंडरिंग को कोई अपना नाम दे रहे हो, तो वो बात करने का तरीकेकार आ जाए। और उस टाइम मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं किसी तरीके से इकबाल मेहंदी के स्टूडियो में जाके उनके अंडर काम करना शुरू कर दूं। ठीक है। और फिर मैंने कॉल की यहाँ पे कराची स्कूल ऑफ आर्ट, तो उन्होंने कहा हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट से मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ होगा। वो मैंने अपने भाई से कहा मुझे मेरे को खास जाने दें, थोड़ा सा दोबारा प्रैक्टिस करने दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम आवारा हो जाओगे, तुम भाग जाओगे, ये करोगे वो करोगे। एंड यहाँ फिर थोड़ी देर बाद उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा जाना है? मैंने कहा हाँ जाना है। कह रहा फिर आवारा हो जाओगे? मैंने कहा नहीं कहूंगा, जिस दिन हो जाऊँ वापस ले आइएगा। आई गेस दैट वाज द डे मुझे फ्रीडम भी मिली। पर मेरा सब सारी इस सारे 8.5 महीने में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जिसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ।
कि उन्होंने मुझे डिफरेंट जगहों पे कभी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए भेजा, कभी एडमिशन के लिए भेजा। अच्छा। और हर जगह मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी जितनी मेरे पास अभी तक जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरा तरीक़ेकार है, उसमें मैं एक यूजलेस इंसान तो के साथ साथ पियन के अलावा कुछ नहीं बन सकता। मैं एक चाय वाला बन सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। उन्होंने बोला नहीं डायरेक्टली, पर जब जाता था और वहां से वापस आता था तो एहसास जरूर होता था। तो आई गेस ये दोनों चीजों ने, एक डर के मैं वापस ना चला जाऊं उनके पास और कुछ करना, इसी चक्कर में मैंने एनसीए पहुंच गया। मैंने अपने उस्ताद से बात की, उस्ताद ने कहा एनसीए जाओ, क्योंकि मिरपुर खास से आरएम नईम ऑलरेडी आए हुए थे, जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशन भी थे, एक बहुत बड़ा नाम था। और उनसे भी बात की और फिर मैंने एनसीए का एडमिशन दिया और एनसीए आ गया। अच्छा, मुझे ये बताओ ज़ीशान, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि आप एक घर से ताल्लुक़ रखते हैं, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, और आर्ट का हर एक को शौक होता है। तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से यू बिकेम ज़ीशान एंड प्रोबब्ली मैनी अदर हु आर आल्सो ट्राइंग टू डू आर्ट, या उनको शौक होगा किसी लेवल का, वो नहीं बन सके या नहीं बन पाएंगे कभी भी? तो जीन्स तो सब में एक जैसी होती हैं, एनवायरनमेंट भी सारों की एक जैसी होती है, लोग भी मौजूद होते हैं। तो क्या इस पॉइंट पे आप एनालाइज करते हैं कि आपके अंदर वो क्या ख़ास बात थी जिसने आपको इस बुलंदी तक पहुंचाया अपने आर्ट की या उस काम की, जो आपके काम में नफासत है, आपके काम में गहराई है, आपकी सोच की जो एक वसअत है? तो ये इसके अंदर क्या अवामिल थे, क्या चीज़ें थी? आपने बहुत सारी बातें बताई कि मुर्गे लड़ाते थे, कुत्ते पालते थे, या ये कुत्ते लड़ाते थे, मुर्गे पालते थे? नहीं, जो भी दोनों पालता था, दोनों लड़ाता था। जी, हाँ। तो आर्ट में आके कुत्ते और मुर्गे तो नहीं लड़ाने शुरू कर दिया आपने, लेकिन ये नहीं, क्या एक ऐसी खास क्या बात थी, कोई सोच थी, किसी चीज में खास इंटरेस्ट था जिसकी वजह से, क्योंकि ये एक जनरल चीज है ना, बहुत सारे लोग, ये बहुत से लड़के ये करते हैं, कोई एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आप आज महसूस करते हो कि अच्छा, दिस वाज समथिंग व्हिच रियली मेड यू ज़ीशान व्हाट यू आर? कोई फिल्म देखते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई बात होती है किसी चीज़ के बारे में, कोई फैसिनेशन है, और अब जब मैं आपके काम को भी देखता हूँ तो आई थिंक काम के अंदर भी एक तरह की, मुझे लगता है कि हर पॉइंट पे, बहुत सालों से मैंने आपका काम देखा है, जब से आप एनसीए में थे, एंड आई वाज सो प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ फैकल्टी हु आर लाइक काइंड ऑफ इन्वॉल्वड इन टीचिंग एट दैट टाइम। तो मुझे लगा है कि उस ज़माने से 213 से, बल्कि उससे भी पहले, जब आप सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, और अब भी हर पॉइंट पे, हर वक्त यू डू समथिंग डिफरेंट। आप इन्वेंट करते हैं, चैलेंज करते हैं कोई चीज़, कोई आर्ट वर्क को झंझोड़ते हैं अपने काम के थ्रू, डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। चाहे जो चीज़ आपने मिनिएचर के थ्रू भी की, यू वर ट्रेन्ड एज अ मिनिएचर पेंटर, यू हैड एन एक्सीलेंट स्किल, एक आपका बहुत ही एक अच्छा कमांड थी मिनिएचर की, बहुत अच्छा आपने प्रोड्यूस किया, एंड येट यू काइंड ऑफ डिकंस्ट्रक्टेड इट, यू अनलर्नड इट, आपने कुछ और किया, फिर कुछ और किया, फॉर्म को चेंज कर दिया, कंटेंट को चेंज कर दिया, इंस्टॉलेशन की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। तो इसके पीछे जो मुझे लगता है कि अगर हम आज सिर्फ इस चीज़ के बारे में भी सोच लें कि क्या ख़ास, क्या लिंक क्या है, वो लिंक कहाँ था आपके अंदर, या कैसे वो लिंक पैदा हुआ जिसने ये सारी चीज़ें एक रुख से, किसी और रुख से, किसी और पहलू से, किसी और पॉइंट से, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग which is so unusual and which is so extraordinary, which is so much out of the box. तो वो शख्सियत में क्या बात है, या ट्रेनिंग में क्या बात थी, या बचपन में क्या बात थी, या ब्रिंगिंग में क्या बात थी, जिसने इस नहज पे या इस राह पे चलने पे आपको रगब किया या इंक्लाइन किया? सर, पहले पढ़ता तो मैं पहले था 90s में ज्यादातर, मगर मैंने मूवीज बहुत देखता हूँ, बेइंतहा मूवीज देखता हूँ आज तक, बेइंतहा। तो शायद कोई दिन गुजरता है जब मैं मूवी ना देखूं। अच्छा, अभी भी? अभी भी सर। अच्छा जी। तो ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रही है। सर, अभी आप जो मैंने बात की मुर्गे लड़ाने का,
मुर्गे लड़ाने ने मुझे एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई, वो है पेशेंस। बिकॉज हम जो एक मुर्गा लड़ाते हैं उसको 2.5 से 3 साल आपने पालते हैं, ठीक है। और मैं उस तरफ जा नहीं रहा कि वो कितना क्रूरटी वाला है या नहीं है, वो एथिकल मॉरली सही है या गलत है, पर आप 2.5-3 साल बाद उसको लेके जाते हैं लड़ाने और हार गया वो, या आप लूज कर गए। सो उस जगह आपने वापस आके ये नहीं कर सकते कि आपने कल गए दोबारा एक और मुर्गा तैयार किया और लेके जाके खड़ा कर दिया। आपको अपने टाइम की, अपने नंबर की, अपने उस जानवर को जिसको आप तैयार कर रहे थे, आपने फिर जीरो से स्टार्ट करना होगा। सो वो एक खास किस्म का पेशेंस के साथ आपने रहना होता है। आप ऐसे नहीं करते कि लाएंगे और उस मुर्गे को लाके काट के फेंक देंगे। समटाइम्स वो हारे हुए मुर्गे को लाते थे आप और दोबारा तैयार करते थे। आपको एहसास होता था कि शायद आपने जो सामने वाला मुर्गा चूज किया वो सही नहीं चूज किया, या शायद इसके साथ ये मसला हो गया। सो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसने वाकई में मेरे अंदर एक इतना ज्यादा पेशेंस पैदा किया हुआ था कि आज भी इस तरीके से आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल अपने शो के लिए काम करते हैं, शो करते हैं, बाज़ औक़ात उसको अच्छा रिव्यू मिलता है, बाज़ औक़ात वो अगर आप देखें क्रिटिकली देख लें या लोग उस पे लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, कभी कभार बहुत बुरा लिखते हैं, कभी कभार से बहुत अच्छी सेल होती है, कभी सोल्ड आउट शो मिलता है, कभी नहीं मिलता, ये सारी चीजें होती हैं। और फिर यू हैव टू वेट अगेन कि अच्छा ठीक है, मेरे पास जब नेक्स्ट शो आएगा तो मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे आज सक्सेस मिल गई तो नेक्स्ट टाइम मेरा दिमाग, मुझे उसी तरीके से उसको जद्दोजहद रखनी है। मैं जिस तरह से मैंने मुर्गे की एग्जांपल दी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा। मेरी जो भी उसकी एक्सरसाइज है कि मैं उसको सुबह भगाता हूँ, जो भी खिलाता हूँ, मुझे वही करना है। तो इसी तरीके से मैं अपने आर्ट को भी वैसे नरिश करता हूँ। सो ये एक हकीकत है कि उस गेम ने, या वो जो भी उसको कह रहे हैं, उस आदत ने मुझे, मेरे अंदर पेशेंस तो बहुत रखे। और आई फील हर चीज में, हर फील्ड में पेशेंस ही है जो कि इंसान को आगे से आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा अमल रखते हैं। क्योंकि द टाइम यू लूज द पेशेंस, वो आप आर्ट में हो, आर्ट किसी भी फील्ड में हो, आप बैंकर हो, कोई भी चीज, आप इवन तो साइंटिस्ट भी हो, आप नहीं सक्सेस कर सकते जब तक टाइम ना गुजारे। तो मिनिएचर आपने किस पॉइंट पे डिसाइड किया कि अच्छा मैंने मिनिएचर मेजर रखना है? क्योंकि उसके अंदर भी बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। आप टाइम लगाते हैं एक काम को बनाते हुए। जनरली अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो शायद वो 2 दिन में बना देंगे, लेकिन मिनिएचर को कंप्लीट करते हुए आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 5 हफ्ते लग सकते हैं। पर्दा एक बड़ा एक लेबोरियस और लंबा अमल है, मेहनत तलब काम है। तो किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि यू आर गोइंग टू टेक मिनिएचर एज योर मेजर सब्जेक्ट एट एनसीए? सर, मैं मिनिएचर तो लेना ही नहीं चाहता था। मैं एक्सीडेंटली मिनिएचर पेंटिंग में आया हूँ, या अच्छा, वो कैसे? एक्सीडेंटली मैं ये आई कहूँगा वांट टू नो दैट। जरूरत के बिना पे आया। एक्चुअली जब सेकंड ईयर जैसे ही थर्ड ईयर जैसे ही शुरू हुआ, जिस टाइम हमें मेजर के लिए वो देना होता है और 5 वीक्स की ड्राइंग शुरू होती है, तो पहले दिन जब मैं थर्ड ईयर में गया, मुझे चिकन पॉक्स हो गए। अच्छा, और मुझे स्कल्पचर में जाना था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चिकन पॉक्स हुए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपना ओन ही खुद करता था और जो भी पढ़ रहा था। तो रूम की जब मैंने सफाई की तो मुझे आज तक याद है, मेरे पास 56 रुपीज निकले थे। 56 रुपए मेरे हाथ में आए, जो कॉइन्स वगैरह पड़े होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। और उसके बाद मैं गया, मैंने जाके कुछ ब्रेड ली और पैनाडोल का पत्ता लिया, कि मुझे ये पता था कि इसमें आपने बुखार को कंट्रोल करना है और खाने के लिए कोई चीज चाहिए। उस दौरान मैंने सोचा कि अगर मैंने स्कल्पचर ले लिया, और उन दिनों में स्कल्पचर की आई रिमेम्बर पहली असाइनमेंट जो होती थी वो यूजुअली फाइबर ग्लास में फिगर बनाते थे, जो भी कुछ इस तरह का यूजुअली होता था। सो मैं करूंगा कैसे? और मुझे ये डर था कि कहीं मेरे पास पैसे ना हो और मैं असाइनमेंट ना कर सकूं, तो डिग्री तो नहीं रह जाएगी, या मैं असाइनमेंट ही नहीं कर सकूंगा। तो उस टाइम मुझे लगा अच्छा ऐसा करता हूँ, मिनिएचर में चला जाता हूँ, मटेरियल इतना ज्यादा नहीं लगता, एटलीस्ट डिग्री पूरी होती रहेगी। और इसी वजह से आई गेस थर्ड ईयर में मैंने कोई इतने खास इंटरेस्ट के साथ मिनिएचर किया भी। थर्ड ईयर में मैंने उससे ज्यादा स्कल्पचर किया, मिनिएचर से ज्यादा स्कल्पचर कर रहा था।
ये तो मैं ख्याल में थर्ड ईयर का आखिर था या फोर्थ ईयर में जाके मुझे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ टुवर्ड मिनिएचर पेंटिंग। उससे पहले मेरा नहीं था। तो आज जब आप अपने काम को देखते हैं, आप मिनिएचर के थीसिस के काम या राइट आफ्टरवर्ड, तो कैसा लगता है आपको काम अपना थीसिस का या उसके बाद का काम, जो कि अब वैसे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लें क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि थीसिस में आपने मेरे ख्याल एक हमारा जो अर्बन सिचुएशन है उसको भी पेंट किया, फिल्मों के बारे में भी, इफ आई रिमेम्बर, फिल्म पोस्टर्स के बारे में भी आपने काम किया। उसके बाद आई थिंक वॉयलेंस भी थी, रिलीजन भी था, फिर कुछ एनिमल्स भी आपने सिंबल्स के तौर पे इस्तेमाल किए, रैट एंड आई थिंक हॉर्सेस एज वेल यू डिड, फिर बादशाह की फिगर थी और वो एलिफेंट के ऊपर। तो आज ये कैसे आप समझते हो इन कामों के बारे में, क्या ये तो मैं इमेजेस बता रहा हूँ ना कि ये शक्लें थी, ये तस्वीरें थी, लेकिन उनके पीछे कंसर्न्स क्या थे? आप जब ये बना रहे हैं, जैसे कि जब फिगर बना रहे हैं, बादशाह की बना रहे हैं फिगर, हाथी पे बैठा हुआ या घोड़े पे बैठा हुआ है, या रैट बना रहे हैं, एक चूहा बना रहे हैं, या और एक अर्बन सिचुएशन है, बाजारों में कपड़े बिक रहे हैं या फिल्म पोस्टर्स हैं, तो इनके पीछे क्या आइडियाज क्या थे थीसिस के काम के पीछे या उसके बाद वाले? सर इंटरेस्टिंगली थीसिस में तो मैं आई वाज जस्ट डीलिंग कि किस तरह से जो ब्यूटी का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज किस तरह से खूबसूरत की थी और उसमें जो आर्टिफिशियल चीजों का शामिल हो गया है, और वो शायद इस वजह से भी आ रहा था कि जिस तरह से एडवर्टीजमेंट है या जब हम फिल्म पोस्टर बनाते थे तो किस तरह से अगर आप खून में लथपथ किसी हीरो को दिखा भी रहे हैं तो मगर उसका जो चेहरा होगा वो किस तरह से खूबसूरत लगेगा। और जो कि मेरे ख्याल में आज भी ये है ना कि हमारी हीरोइंस जब रोती भी हैं तो वो रोती नहीं है, माथों पे बल नहीं आते। सो एनीहाउ मैं इस तरीके की कुछ चीजों पे काम कर रहा था। और एंड ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने कुछ इर्द गिर्द जो चीजें थी, जिस तरह मैंने बनाना एंड गन जब यूज किया, दैट वाज अ टाइम जिस टाइम मुझे लगता है कि मेरे ज्यादातर काम में, स्पेशली शुरू के काम में बहुत बड़ा अमल दखल रहा है, वो मेरा एज का बहुत फैक्टर रहा है कि एज, आप जिस एक एज में होते हैं ना और आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने आप को भी, और अपनी एज वो की मैं बात चीज करें या अपनी उम्र की बात करें या अपनी उस उम्र, एहद की अपनी बात उम्र, करें, उम्र की? नहीं अपनी उम्र की बात करो। अच्छा, कैसे अगर मैं 21-22 साल का लड़का, तो मेरे भी अपने एक, हाँ उस लड़के टाइम तो तक वैसे आप ज़ीशान अभी भी हैं किस उम्र के, लेकिन है तो लड़के अभी भी तो जो माशाल्लाह सो यंग। वो चीज, थैंक यू सर, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा। और उसमें मैंने समटाइम्स, मैं जिस तरह से कहता हूँ, अक्सर मैं अपने काम में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज करता था जो कि थे ऑब्जेक्ट्स, बट समटाइम्स वो ऑब्जेक्ट जो थे वो मेरा अपना आप भी था। पर इफ आई एम यूजिंग रेड का इमेज यूज कर रहा हूँ, एक माउस यूज कर रहा हूँ, सो यस दिस इज माउस, बट मैं अपने आप को नहीं कह रहा, बट समहाउ समवेयर वो मैं भी सोच रहा हूँ ठीक है या सोच रहा था। और क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि जिसमें आई थिंक आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ज्यादा इमोशनली, इन द सेंस के जिनके साथ आप मिल रहे होते हैं या जिनको आप डेट कर रहे होते हैं या घर वाले आपको किस तरह से परसीव कर, ये सारी चीजें शामिल हो रही होती हैं। और मैं इन सब चीजों में से कोई ना कोई चीज, और कभी कभार कोई पॉलिटिकल चीज आ रही होती थी तो वो मेरे लिए बड़ा आसान होता था कि उसको कभी कभार बड़ा आराम से कोई पॉलिटिकल लबादा पहना के पेश कर दें, तो वो आप बड़े आराम से गेट अवे कर लेते कि दिस इज नॉट मी, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, और ये तो मैं तो रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बट थोड़ी सी दिनों बाद जिस तरह से मैंने जब डाइंग मिनिएचर एक सीरीज की थी, सो उस टाइम क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग के बारे में इतना बात हो रही थी और मैं एज एन रिकग्नाइज हो रहा था, सो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि मैं खुद जो करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ।
So I was ए- kind of doing institutional critique of that technique which I was learning तो or I was टेक्निक के teaching. बारे में जरा, हाँ टेक्निक के बारे में बताएं कि क्या टेक्निक है मिनिएचर की। प्रॉब्ली वो लोग जो जानते नहीं हैं वो सिर्फ देखते हैं, तो उनके लिए एक मिस्ट्री होगी कि क्या यानी जो ट्रेडिशनल टेक्निक क्या है, जो आपने लर्न की वो क्या है, और आई थिंक वो फिर आपने जो नई पॉसिबिलिटीज उसके अंदर निकाली, अपनी एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल तरीका जो निकाला, उसके बारे में भी बात कर ली। सर मुझे लगता है कि मिनिएचर जो है वो खाली जो मीडियम वाइज टेक्निक है जी वो एक चीज है, और जो मिनिएचर स्टाइलाइजेशन है वो एक अलग चीज है। और आई थिंक ये जो मिनिएचर स्टाइलाइजेशन है ये बहुत बड़ी चीज है। ऑल्दो मैं एक चीज कह दूं कि मैं खुद एक वो आर्टिस्ट हूँ मिनिएचर्स, जो कि आधे टाइम रहता हूँ, आधे टाइम के थोड़ी देर रहता हूँ, कभी कुछ करता हूँ कभी कुछ करता हूँ, कभी बिल्कुल ही डिफरेंट मीडियम में चला जाता हूँ। वो उसी चीज से मुझे एहसास हुआ है कि माइट बी 110% रॉन्ग, बट मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द स्टाइलाइजेशन जो कि सेंचुरी से बड़ी कंटेम्प्रेरी रही हर दौर में, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट फॉर्म की शक्ल में नहीं रही, बल्कि वो उसने अपने ओरिजिन को, अपनी टाइम फ्रेम को के साथ साथ एडजस्ट होती हुई आई। अगर आप देखें पर्शियन मिनिएचर जिस तरह से हो रही है और उसके साथ जो लिटरेचर का उसका ताल्लुक रहा है, जब वही मिनिएचर मुगल में आता है तो वो अपनी शक्लें तो चेंज करता है मगर स्टाइलाइजेशन जो है वो उधर रहती है। सो आई फील कि ये एक वन ऑफ द स्टाइलाइजेशन है, वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि बहुत एक ऐसी चीज है कि कभी भी आउटडेटेड नहीं रहा और हमेशा बियॉन्ड टेक्निक काम किया है इसने। बियॉन्ड टेक्निक से मेरी मुराद ये है कि जी अगर हाँ अगर इसको देखें कि ये अगर इलस्ट्रेशन के तौर पे भी यूज होता था, तो आर्ट इज वन फॉर्म, बट टेक्निकली वो एक और फॉर्म थी जो कि शायद उस टाइम प्रिंटिंग की या कि फोटोग्राफ की नेमो बदल थी। सो मेरा ये मानना है कि इसने इतनी इसमें वर्सेटैलिटी है कि आप ये देखें जब वो आता है पहाड़ी में तो वो अपनी शक्ल चेंज करता है, जब वो आता है कॉलोनियल टाइम में तो वो कंपनी पेंटिंग की शक्ल में आ जाता है, और कंपनी पेंटिंग की शक्ल में आता है तो कंपनी पेंटिंग कराने का एक खास सोच थी कि उस टाइम की जो बॉटनी थी, उस टाइम के जो यहाँ पे चीजें मौजूद थी उसको डॉक्यूमेंट करना है। पर जब वही आज के दौर में आता है तो कंटेम्प्रेरी किसी और शक्ल में आ जाता है। तो हमेशा सदियों से ये ऐसा नहीं है कि ये कोई 10 साल 1 साल 100 साल, सेंचुरीज हो गई और ये जो है अपनी फॉर्म चेंज करता जा रहा है। पर इसका जो एसेंस है, जो मिनिएचराइजेशन है, सबसे पहली चीज है मिनिएचर छोटी पेंटिंग नहीं है, मिनिएचराइजेशन एक खास किस्म का वे ऑफ वर्किंग है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक बड़ी अच्छी आपने बात की है। जो टेक्निक है कि एक ब्रश और पेंट और पेपर का इस्तेमाल, लेकिन जो इमेजरी है वो हमारे दिमाग में शायद ये रहती है कि जो एक पुरानी चीज़ है, ट्रेडिशन है, वो एक जामे दौरे यकसा चीज़ होगी, लेकिन प्रॉब्ली वो ऐसे नहीं है। कि जैसे आपने बात की कि मिनिएचर जो है, आप म्यूजियम में भी आपने देखे होंगे अकबर के पीरियड में, कोई बड़े बड़े स्केल पे हैं, पेपर पे भी नहीं है, कपड़े पे हैं। बादशाह अकबरनामा के जो मिनिएचर्स हैं बहुत छोटे भी हैं। मुगलों ने मुगल कोर्ट्स में यूरोपियन मिनिएचर्स, यूरोपियन पेंटिंग्स को भी कॉपी किया हुआ है, उनके इन्फ्लुएंसेस भी हैं, सो वो भी मिनिएचर है यूरोपियन, एग्जैक्टली थीम्स क्रिश्चियन थीम पे। तो आई थिंक बहुत एक वसत है। लेकिन क्या वजह है कि जब हम आज मिनिएचर के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में क्यों इसके बारे में बहुत महदूद एक इंफॉर्मेशन होती है या अप्रोच होती है कि मिनिएचर ये है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडेमिया। एकेडेमिया में जब सिखाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ये टेक्निक है, ये तरीका है, हालांकि जो एक उसकी वसत है शायद वो इंट्रोड्यूस नहीं होती या उसके बारे में बात नहीं होती। क्योंकि फिजिकली हो सकता है पॉइंट ना हो करने का, लेकिन जो उसकी एक वसत रही है जमाने में, वो मेरे ख्याल उसके बारे में शायद अहाता नहीं होता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कोई। आई थिंक सर ये मुझे लगता है कि वो बैलेंस करना है, बिकॉज जब आप देखें, जब आप किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट
या किसी बहुत ही बड़े बंदे को कोट करें, बड़े से मेरा मुराद है कि जिसने बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात की, तो आपने बड़ा संभल संभल के बोलना होता है। जब टेक्निक सिखा रहे हैं तो असल में वो टेक्निक, और टेक्निक इन द सेंस कि वो जो भी है हमारे, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वसली है, ये जो गुलहरी उनके बाल के ब्रशेस हैं, जो इसका ओपेक पेंट है, ये इससे बहुत बियॉन्ड की चीज है। और वो चीज आज आर्टिस्ट ने ये प्रूव भी की है, जो कर रहे हैं जिस तरीके से मीडियम को लेकर आ रहे हैं। पर क्या है कि जब ऑब्वियसली उसके बेसिक्स में जाते हैं और उन लफ्जों को यूज करते हैं, वो लफ्ज हमारे रूटीन के नहीं है, सो वी स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ ये कोई हम बहुत ही चीज है जो कि एक ही चीज पे बात करें। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर मैं वीडियो एडिटिंग में जाऊंगा तो वीडियो एडिटिंग में क्रॉप को क्रॉप ही कहा जाएगा, जो भी उसके टर्म्स हैं उनको, उन टर्म्स को वो ही कहा जाएगा। फोटोशॉप या जो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं वो कितने भी लेवल्स पे आगे चले जाएं, मगर उनके जो बेसिक टूल्स हैं उनको जब सीखा जाएगा तो उन टूल्स को उन्हीं तरीके से नाम लिया जाएगा। सो आई गेस वो उस चीज में और उसकी जो एक्चुअल फील है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। और उस डिफरेंस की बहुत बड़ी वजह क्या हो रही है कि हम एज एन आर्टिस्ट, ये मैं आई फील समटाइम कि शायद हमारे पास इतनी अच्छी वर्डिंग ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ इसको ओन नहीं किया जा रहा राइटिंग की तरफ से। मैं क्यों कह रहा हूँ कि राइटिंग की तरफ, कि जब राइटिंग की तरफ से ओन किया जाता है तो शायद वो नए लफ्ज की जरूरत आएगी, और जैसे ही नए लफ्ज आना शुरू होंगे तो शायद जो 4-5 लफ्ज हमारे पास रिपीट हो रहे हैं वो खत्म होके नए लफ्ज आएंगे, और जैसे ही नए लफ्ज आएंगे तो हमें शायद ये फील ही ना होगा कि हम वही बात कर रहे हैं जो 10 साल पहले मैं थर्ड ईयर के साथ कर रहा था। सो आई गेस ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कहूंगा, मगर ये एक जिसे कहते हैं ब्रिज है बिटवीन टीचर जो कि पढ़ा रहा है कि स्टूडेंट, और एक वो जो हमारे यहाँ लिख रहा है या इसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि हकीकत में जिस तरह से देखा जाए कि नियो मिनिएचर है वो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई झंडा गाड़ा, पर इट्स स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान और बहुत सारे आर्टिस्ट ने किया। पर हमारे पास अभी तक, इमरान हाँ कुरैशी, जी जी, आयशा पर खालिद, ओन नहीं किया तला अभी तक, हम लोगों ने उसे ओन नहीं किया है। और ओन करने का जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज होगी वो दैट इज द पब्लिकेशन। अगर वो पब्लिकेशन भी है तो वो शायद किसी ने लिखी है जो शायद यहाँ से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं रखता, उसमें कोई गलत या उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यह है कि जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो कम है। सो आई गेस जैसे ही इस पे पब्लिकेशन होगी, इसमें नए वर्डिंग आएगी, तो वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से सर आप देखें कितना इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही एक आर्टिस्ट फोर्थ ईयर में पहुंचता है, और फोर्थ ईयर में क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है कि जहां पे आपके पास एक स्किल के कमांड आ जाती है, तो उसकी वर्डिंग चेंज होती है, उसका मीडियम तक चेंज हो गया। इसी वजह से उसी डिपार्टमेंट में से फोर्थ ईयर में से वो बच्चे भी निकले जिन्होंने सिरामिक्स में अपना थीसिस दिया है, जिन्होंने चारकोल से अपना थीसिस दिया है, जिन्होंने जैसे रियाना मंगी ने बालों से अपना काम किया, तो वहां पे वो शायद पराग वो ओपेक कलर कहीं और रह गया है। सो न्यूमरस आर्टिस्ट हैं, तो अगर वो 2 इयर्स एंड 2 इयर्स इज नथिंग, यहाँ पे तो एक रिसर्च के लिए हमें इतना 7 साल पीएचडी के लिए दे दिए जाते हैं। सो एक फॉर्म है टू अंडरस्टैंड दैट, आई थिंक अगेन 2 साल बहुत कम है, और मुझे लगता है कि स्टिल सो फार। जी, अगर हिस्ट्री भी देख लें, जैसे रेहाना मंगी की बात कर रहे हैं या और लोगों की बात कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री भी देख लें तो हिस्टोरिकली भी मिनिएचर जो थी पुरानी, कोलाजिस में हुआ जब वो हाशिया था, या वो परिंदों के जो थे इंसेक्ट्स की पार्ट्स भी लगे हुए हैं। तो हमारा चूंकि हमारा प्रॉब्ली एक शायद ये भी एक इशू है कि चूंकि हमारा कोई डायरेक्ट विजुअल एक्सपीरियंस नहीं होता मिनिएचर को देखने में, म्यूजियम्स में बहुत कम होते हैं, लोग जाते नहीं म्यूजियम्स को देखने में। हिस्टोरिकली जब हम तस्वीरें देखते हैं छपी हुई है ग्लॉसी मैगजीन में, तो पेंटिंग की सरफेस जो है वो एक ही तरह की हो जाती है। वेरएज जब आप ओरिजिनल मिनिएचर देखें, इंडिया में जाके देखें या और जगहों पे जाके देखें, दुनिया में कहीं जाके देखें, तो देन यू रियलाइज के जिस तरह से जो उसकी एक फिनिश है, जो एक पॉलिश है, शायद वो नहीं होती। एक पेंट की एक जो एप्लीकेशन है जिसको आर्टिस्ट एंजॉय करते हैं, वो भी है आई थिंक। और मुझे ये लगा कि जैसे जब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं
चूंकि एक एनसीए में एक मेजर शुरू हुआ, उसके बाद फिर उसने प्रोलिफरेट किया और फिर और बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। उसमें शाजिद सिकंदर है, इमरान कुरैशी है, तला राठौर है, नुसरत लतीफ़ कुरैशी, जो एक अर्ली उस ज़माने की जो एक जनरेशन थी, आयशा खालिद है और आप हैं, वसीम अहमद है। तो आई थिंक अगर मैं कोई और नाम तो नहीं भूल रहा, बताओ उस ज़माने के। हाँ मेरे ख्याल यही है। हाँ, मोर और लेस वो एक ही ज़माने में थे ना, एक आगे पीछे थे, एक दूसरे के उस्ताद थे, टीचर्स, जो कि बशीर अहमद के सारे वो स्टूडेंट्स रहे हैं ये सारे। लेकिन आई थिंक वो जो एक आपने बहुत अच्छी बात की कि जो पर्दाख्त है, ये जो टेक्निक है कि बहुत सारे आर्टिस्टों ने वो टेक्निक पे महदूद नहीं रहे। और आपके अपने भी काम के बारे में ये कि वो टेक्निक जब आप इस्तेमाल करते हैं और उसको टेक्निक को फैला देते हैं और एक्सपेंड कर देते हैं, तो ओरिजिन अगर आप ढूंढना चाहें तो मिनीचर में ही है। लेकिन अगर मैं देखूं, आपने जो एग्जीबिशन की थी उसकी 25 दिसंबर को सनत गैलरी में, विच ईयर वाज इट? वो जो थी टेक वन। हाँ, वो हार्ड कैश वो हाँ कॉइन्स के जी, साथ की थी। जो कॉइन्स के साथ ही एक एक रुपए का कॉइन था, जी जो आपने जी जी। सारा फ्लोर पे फैला दिया था। जब मैंने उसको देखा, देन आई रियलाइज कि ये एक मिनिएचर आर्टिस्ट ही कर सकता है। जो एक आर्टिस्ट जो कि ट्रेन है मिनिएचर में, जब मैं उसको कॉइन्स को देख रहा था तो मैंने रियलाइज कि जैसे एक टेक्निक सीखते हैं पर्दाफ्त की, कि एक पॉइंट आप लगाते हैं, फिर दूसरा पॉइंट लगाते हैं, फिर तीसरा पॉइंट लगाते हैं, तो वो एक तरह से वो, एंड देन अगेन जब आप वो बात करें, पेन्स टेकिंग एक काम है, एक लेबोरियस काम है। आपको पेशेंस की ज़रूरत है, कि आपको सब्र और तहम्मुल और ज़ब्त की ज़रूरत है कि आप उसको वो इस्तेमाल करें। तो आई थिंक वो चीज़ आपके काम में है। लेकिन अगर आप वही रहते, उसी पॉइंट पे खड़े रहते, तो शायद वो नहीं है कि हम आगे सीखते हैं, फिर आगे उससे बाहर निकलते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं अपने आप को, फिर अपने आप को किसी और, मेनली जो आप मिनीचर तो नहीं बना रहे ना, मिनीचर के अंदर भी कुछ बना रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ यही कहना शुरू कर दें कि हम जो मुगल पेंटर थे वो मिनीचर नहीं बना रहे थे, या जो राजस्थानी पेंटर थे वो मिनीचर नहीं बना रहे थे, वो कुछ और बना रहे थे, वो एक बादशाह का दरबार बना रहे थे, बना मिनीचर में रहे थे, लेकिन असल में तो मिनीचर बनाने उनका मकसद नहीं था। असल तो मकसद कुछ और था, कि वो चीज जो बना रहे थे, जो उस जमाने की जो लैंग्वेज है वो थी, उस लैंग्वेज में वो कर रहे थे। जो आज की लैंग्वेज है, आप उसमें बात कर रहे हैं इसमें, तो आजकल ये बताएं कि जिस तरह के आप काम करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, प्रिंट करते हैं, मिक्स मीडिया यूज करते हैं, सॉरी एक मिनट, तो इन कामों में व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू मेनली? आर्ट वर्ल्ड के बारे में ये बात है, अपने जात के बारे में ये बात है, कुछ आर्ट हिस्ट्री के बारे में ये बात है, मीडियम के बारे में बात है, किस में ज्यादा आपका इंटरेस्ट होता है? फॉर इंस्टेंस वो जो इंस्टॉलेशन थी आर्ट कैश, हार्ड कैश, या आजकल जो आप एक काम कर रहे हैं वो उसके लेजर प्रिंट के साथ, जो कि आप फोक इमेजरी जो है, मिनीचर की इमेजरी है, उसको इस्तेमाल करते हैं, या स्क्रीन प्रिंट करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल भी थे, फ्लैग्स वाले काम भी आपके थे। तो हाउ पॉलिटिक्स, अर्बन सिचुएशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, आर्ट वर्ल्ड की कमर्शलाइजेशन, इन सारी बातों को से आप यानी अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से थ्रू दिस? मुझे मास्क पहन के बैठना चाहिए था। अच्छा जी। मेरा कैमरा शायद 19 हो गया, मैं उसको एडजस्ट भी कर रहा हूँ। हाँ हाँ चल जी। सर, एक तो चीज ये है कि मैं जब भी काम कर रहा होता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसमें टेक्निक का अमल तो बहुत बाद में आता है। पहले मेरे लिए ये जरूर आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, जब मैं सोचता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, और उसमें मैं बहुत सी दफा मैं खुद नहीं डिसाइड कर पाता, क्योंकि एक सेकेंड होगी।
अब हाँ चलिए। तो सर बहुत सी दफा ऐसा हुआ है कि मैं काम कुछ और कर रहा होता हूँ या किसी और सीरीज पे काम कर रहा होता हूँ, और समटाइम्स मुझे काम के दौरान कोई और चीज बात जहन में आती है, कोई और काम आता है, और वो मुझे डायरेक्ट करता है कि शायद ये करना चाहिए। आई नो ये बात थोड़ी सी बड़ी फिल्मी लगती है, और पर ये बहुत रियलिटी के तौर पे मेरे साथ हमेशा रही है। और वो मुझे बाज़ औक़ात अपने होते हुए काम को खत्म करके किसी और तरफ लेके चली जाती है। पर इस सारी चीज में एक बड़ा अमल रहता है मेरा कि जब मैं कोई काम करूं तो देखने वाले को एक ये होती है ना कि अच्छा लगे, बुरा लगे, पर एक होता है वो जो फेसबुक के अंदर भी मेरे ख्याल में शायद आता है, किसमें है ना कि पोक करना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पोक करना। हाँ, और हाँ वो, क्योंकि वो ही समटाइम्स क्या होता है कि वो आपके अंदर जाके कोई चीज होती है कि आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये क्या बात हो रही है। एंड जरूरी नहीं है कि वो मुझे लगता है कि आर्ट हो। अगर शायद जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे इवन दो मेरे ड्रेसिंग के स्टाइल को जानते हो, मेरे बात करने के स्टाइल से जानते हो, दिस इज माय पर्सनैलिटी। और मेरा काम में मुझे लगता है कि इट्स वेरी मच, इट रिफ्लेक्ट्स माय पर्सनैलिटी। सो अगर अब आपने जैसे एग्जांपल लिया कॉइन्स वाला काम का, और क्योंकि मैं एक बड़े प्रैक्टिस करता हूँ एक चीज को, और बड़े जोम से कहता हूँ कि अगर कोई बंदा मुझसे कोई कलेक्टर ये कहता है कि मैंने 2008 में ज़ीशान का काम डायरेक्टली लिया था, उसके स्टूडियो से खरीदा था, तो मैं बगैर देखे कह सकता हूँ वो फेक होगा, क्योंकि मैंने 2005 में डिसाइड किया कि मैं डायरेक्टली काम बेचूंगा नहीं, मैं सेल करूंगा तो थ्रू गैलरी करूंगा। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीजें वो किस तरह से रिएक्शन आता है टुवर्ड वर्क। सो बहुत सारे आर्ट कलेक्टर ऐसे हैं जो मुझसे नाराज भी हुए इस बात पे कि मैं डायरेक्टली क्यों नहीं सेल करता, और डायरेक्टली लेने की वजह क्या होती है, वो बहुत बड़ी वजह ये होती है कि शायद गैलरी कमीशन ऑफ हो जाएगा, और इसी वजह से मैंने ये सोच करके पहला जो इनिशियल मेरी थॉट थी। सो जब मैंने कॉइन्स वाला काम किया, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कॉइन्स वाले काम को लेके आता हूँ, अच्छा ये मार्केट का एक फैक्टर हमेशा मेरे काम में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आई नो इसको गलत कहें या सही कहें। सो उस कॉइन्स वाले काम में जब मैंने अनाउंस किया कि एग्जैक्ट ₹1 कॉइन का चेंज लेके आए टू गेट आर्ट वर्क फ्रॉम आर्ट कैश हार्ड कैश, सो और मैंने अनाउंस किया, गैलरी ने अनाउंस किया था 5 बजे के बाद। सो नेक्स्ट मॉर्निंग था 5 बजे के अनाउंस किया कि अब बैंक भी बंद हो गया होगा, तो जो लेके आएगा उसको शायद मेहनत करनी पड़ेगी। और इमेज हम लोगों ने नहीं डिस्क्लोज किया था कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट डे बहुत सारे कलेक्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लेके आए, पर जब लेके आए और उन्होंने देखा कि मैं उनसे एक कॉइन लेता हूँ, वहां रखता हूँ और एक दूसरा वहां का कॉइन उठा के वापस कर देता हूँ, सो उनको पसंद नहीं आई ये बात, खुश नहीं हुए इस बात पे। और मेरा उस टाइम ये मानना था कि मैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं जो आप मुझे दे रहे हैं, और ये वो वैल्यू है कि आप बैगर से लेके बिलियनर तक से पूछें कि मैंने ₹1 कॉइन दिया था ज़ीशान को, उसने ये दिया है, क्या ये वैल्यू है कि उसकी नहीं है। आप मुझे 100 कॉइन्स दे रहे हैं, मैं आपको 100 कॉइन्स इन रिटर्न दे रहा हूं, आप अच्छे वाले को दें, वो आपको शायद कहीं ड्रॉप कर देगा, मेरी ड्राइंग देंगे वो नहीं ड्रॉप करेगा। पर प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, माजरत के साथ, शायद कलेक्टर इस वजह से खुश नहीं था कि वो रिप ऑफ नहीं कर सका मुझे नहीं, आर्टिस्ट को, बिकॉज उसको तो उससे डबल वैल्यू मिल नहीं रही थी। शायद उस कॉइन पे साइन हुए होते तो उसको लगता कि शायद कोई वैल्यू ज्यादा हो गई, शायद एक पेपर पे छोटी सी लाइन लगी होती तो उसको लगता आर्ट फॉर्म हो गया। सो क्या था कि क्या तुम्हें एग्जैक्ट जो तुम्हारी वैल्यू है उसकी नाराजगी है कि तुमने मुझे एक चीज दी, मैंने तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू दी। सो बिसाइड कि वो काम विजुअली कैसा लग रहा है, या मैं उसको कह रहा हूँ वो था जिन्ना की काइज़म की 139th जो हाँ सालगिरह थी, उस पे था, या उसका विजुअल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, बिसाइड दीज ऑल थिंग्स। और फिर साइमल्टेनियसली एक ये भी
एक वियर्ड पावर है ना कि मैं आपसे वो कॉइन लेता हूँ, उधर रख के और दूसरा उठा के देता हूँ, तो उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? आई थिंक वो जो एक्टिविटी है दैट इज द डिफरेंस। सो क्या आप इस काम को देखने नहीं आए थे? क्या आप इस एक्टिविटी को नहीं एंजॉय कर सकते कि ये जो हुआ था? हाँ, एक चीज कमी थी उसमें कि आपको डबल वैल्यू नहीं मिली, और डबल वैल्यू भी वो ये थी कि शायद 2 साल बाद वो 1 रुपया ही रहता, 10 साल बाद भी वो 1 रुपया रहता। सो यू नो, ये सारी चीजें हैं जो कि अक्सर जुड़ी, अब ये जो डायरेक्टली चीज आ रही है वो शायद मेरे किसी और काम के या किसी और एक्सपीरियंसेस ने मुझे डायरेक्ट की होगी, या किसी और कलेक्टर के या किसी और गैलरी के बिहेवियर ने मुझे डायरेक्ट किया होगा कि हाँ मैं इस तरह से सोचूं। जैसे 2007 में आई रिमेम्बर आई वाज इन गैसवर्क्स की रेजिडेंसी पे, और वहां पे मैंने जब पहली दफा आर्टिस्ट जाते हैं और आर्टिस्ट टॉक एक देते हैं, तो वहां मैंने बड़ा बड़ा प्राउडली ना कि मैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हूँ, मैंने यहाँ सोलो किया, मेरा काम सोल्ड आउट था एंड दिस ऑल थिंग। तो उन्होंने कहा यू आर अ कमर्शियल आर्टिस्ट, एंड बिलीव मी इट वाज लाइक कि किसी ने मुझे मुंह पे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा नो नो नो, आई वाज, बट नाउ आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यू नो, मैं एनसी से ग्रेजुएट किया, मैं यहाँ अच्छा अच्छा 4 गैलरीज में शो कर रहा हूँ, तो आप कैसे कह रहे हैं मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ? बिकॉज आई एम सेलिंग, दैट इज आई एम कमर्शियल आर्टिस्ट। सो फिर वहां पे सर एक मैंने काम किया था, शायद आपने देखा हो, जिसको टाइटल फ्लैग सेरेमनी, और उसमें वो पेप्सी कोका कोला के कैन से, और उस कैन को मैंने इनवाइट किया कि फ्री फ्लैग यू बनाया कैन था ड्रिंक। आपने। हाँ, और उसकी एक वीडियो थी। अब एक तरफ तो उसका वो बात थी कि जो मैं फ्लैग बनाया जिसमें मैंने वो एक अमेरिकन फ्लैग का पैटर्न था जो मैंने यूज किया था, और आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ पीपल आर कंज्यूमिंग, बट साइमल्टेनियसली एक और चीज जो थी, जो जो मैंने उसकी वीडियो कैप्चर की और उसको फिर मैंने एडिट करके लगाया, एंड आई वाज लाइक, दैट वाज माय रिएक्शन कि इट वाज नॉट फॉर सेल बट इट कैन बी एन एडवर्टीजमेंट। ये पूरा का पूरा कमर्शियल हो सकता है। जी ये जब मैंने प्रोडक्ट खरीदी है तो किसी ने पे किया है मुझे खरीदने के लिए, और किसी ने अर्न किया इस चीज पे। सो मेकिंग में हर चीज कमर्शियल थी, पर ये नॉट फॉर सेल था। सो आई थिंक वो अगर कमर्शियल जी जी जी, सो हाँ प्लीज। जरूरी नहीं है कि जो नॉट फॉर सेल हो वो कमर्शियल नहीं हो सकता, वो भी उतना ही कमर्शियल हो सकता है। आई सो आई थिंक एम वो जस्ट टेलिंग कि कमर्शियल वो किस तरह रिएक्शन है। जी जी सॉरी। मार्केट या कमर्शियल के अलावा भी मुझे लगता है थोड़ा सा इन कामों में आपके कॉइन्स वाला जो काम था या पेप्सी कैन्स वाला जो कॉइन है, तो मेरे ख्याल जो कॉइन वाला काम था उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक चीज जो है जो मार्सल ड्यूशा का था फाउंटेन कि एक यूरिनल जो है वो एक आर्टिस्ट डिसाइड करता है तो वो आर्ट वर्क बन जाता है। अगर वो आर्टिस्ट उसको हाथ नहीं लगाता तो वो आर्ट वर्क नहीं रहता, वो एक पोर्सलिन का एक सैनिटरी का एक वो ऑब्जेक्ट है जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, ऑफिस में लगता है वो। तो आई थिंक मुझे वो जो लगा था आपके काम में भी कि जो कलेक्टर जो है, बायर जो है वो एक कॉइन लाता है तो वो करेंसी है, लेकिन जो गैलरी से कॉइन आप देते हैं उसको वो आर्ट वर्क है। हालांकि फर्क उनमें कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो शबाहत का कोई फर्क नहीं है, उनकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं है, वो मेक का कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिंस वो आपका जो हाथ लगा उससे, हाथ से मुराद फिजिकल हाथ ही, माइंड आपका जो है उसने उसको कन्वर्ट कर दिया आर्ट वर्क में। प्रॉब्ली दिस वाज आल्सो एक मुझे लगता है एक लेयर है उसकी, उस चीज की, कैसे एक आर्टिस्ट जो है वो किसी भी चीज को पिक करेगा उसको आर्ट बना देगा, हालांकि वो अपीयरेंस में वो चेंज नहीं होती, वही चीज है। वही कि कैसे फर्क क्या है आर्ट में और लाइफ में, क्या फर्क है। काम मैंने जो देखा था वो असल में तो वो इस्तेमाल करने वाली है ना करेंसी, लेकिन जब आपने फैला दिया तो वो एक इंस्टॉलेशन हो गई उसके काम के। आप उठा लेंगे उसको एक थैली में डाल देंगे तो वो फिर वो करेंसी बन जाएगी। once you put it again in a gallery then it becomes art। तो आई थिंक ये जो मैजिक है मेकिंग का और अनमेकिंग का, आर्टिस्ट के हाथ को लगाने का और आर्टिस्ट के हाथ को ना लगाने का, वो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो स्टूडेंट्स ने भी देखा और आर्टिस्ट ने भी देखा। एंड आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई सॉ दिस। फिर उसके साथ मुझे लगता है कि शायद इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि एक पॉलिटिकल पहलू भी है आपके काम में। मुझे लगा है कि जो स्टेट के सिंबल्स हैं, करेंसी भी एक स्टेट की पावर को इस्तेमाल
करती है कि स्टेट है जो कि आम आदमी पॉपुलेशन को एक इमेज प्रोवाइड करती है कि वो डील करते हैं। जब मैं एक करेंसी में डील कर रहा होता हूँ तो मैं एक बार्टर कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं एक स्टेट के अंडर एक बार्टर कर रहा होता हूँ। तो मैं एक सिटीजन हूँ जो कि एक स्टेट को इस वक्त फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक मकई की जो दाना है या एक मछली को एक उसे नहीं वो करता एक्सचेंज कर रहा, मैं एक कॉइन को इस कर रहा हूँ जो कि स्टेट ने बनाई है। तो मैं स्टेट का एक बड़ी मशीन का एक पुर्जा हूँ जिसमें स्टेट का सिंबल्स है, यानी कायद-ए-आज़म की तस्वीर है। कायद-ए-आज़म हम कहते हैं और हमें ज़ाहिर पता है कि हम कायद-ए-आज़म ही कह सकते हैं, खाली उनका असल नाम जो है उसको नहीं हम इस्तेमाल करते, इज्जत और एहतराम की वजह से उनके रिस्पेक्ट है हमें, और हमें ये सीखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, स्कूलों में सिखाया हुआ है, ये हर चीज़ में बताई गई है। सेम वे जो आप फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुल्क का कर रहे हैं, अमेरिकन फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने एक सीरीज भी की फ्लैग्स की जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के थी, और अमेरिकन फ्लैग में वो थे या अल्लाह दुआएं, आप या अल्लाह खैर, और इस यानी आपने दुआएं भी लिखी उसके अंदर फ्लैग भी। तो ये एक पॉलिटिकल भी पहलू है। आप हैं इंटरेस्टेड इस स्टेट के बारे में या मुल्कों के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में? सर आई गेस बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो मेरी लास्ट सीरीज रही जो कि मुझे 2018 में दुबई आर्ट फेयर में दिखानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जब मैंने उनके साथ इमेजेस शेयर किए तो उन्होंने वो सारा का सारा काम जो था वो बैन कर दिया था, और दे सेड के वी कांट शो दिस वर्क। एंड उस काम के लिए आई सेड के ये सारी जो हैं माइट बी मैं एक इलस्ट्रेटर हूँ, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ये डेली हम न्यूज़ में, क्योंकि उसमें जो भी बात हो रही थी वो कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो कि जिस तरह से एक आर्टिस्ट है या राइटर होता है फिक्शनल, कोई फिक्शनल राइटिंग करता है, ये चीजें डायरेक्टली मिल रही थी, और मैंने शायद उसको एज एन इलस्ट्रेटर के तौर पे फील उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक इलस्ट्रेट किया था। अच्छा अच्छा। अगर लेट्स से क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? जी, वो मैंने फ्लैग्स बनाए थे डिफरेंट कंट्रीज के। लेट्स से अच्छा चाइना का जो फ्लैग था उसमें there was only written made in China, made in China, made in China, made in China। ठीक है, हाँ जी जी। एंड हम किस तरह से डेली रूटीन में देख रहे होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रही हैं चाइना से, हर दूसरी प्रोडक्ट पर लिखा होता है मेड इन चाइना, और फिर ऑब्वियसली चाइना लेकिन का एक प्रोडक्ट आई है जिसपे लिखा हुआ नहीं है मेड इन चाइना। आजकल जो प्रोडक्ट आ रही है चाइना से इट्स नॉट we मेड all इन are चाइना। enjoying that product। so इसी तरह से पाकिस्तान का जो था ये प्यारा परचम हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हम बचपन से सुन रहे हैं ये तराना, और सॉरी मिली नगमा, और सो यूएस का जो आपने बताया उसमें एक इमेज है पीछे ट्विन टावर का, और उस पर मैंने लिखा हुआ है कुन फाया कुन, और हम सब का मेरे ख्याल में बिलीव है कि जो करने वाली जात है वो खुदा की जात है, और ये सब बिलीव है कि उसने कहा हो जा और हो गई, ये पूरी दुनिया इस तरीके से हुई। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आपके हाथ में होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। सो इसी तरह से डिफरेंट फ्लैग्स लिए थे, उसमें अफगानिस्तान का फ्लैग बना हुआ था, उसमें इजराइल का फ्लैग था जो कि जिस पे लिखा हुआ था प्रॉमिस लैंड, एंड हाँ क्यूबा का भी था, उसमें चेगवारा का हाँ। सो उनके इमेज था, उनके सिंबल थे, और उनके उनसे जो भी रिलेटेड उस टाइम के जो स्क्रिप्ट था, जो राइटिंग थी वो थी। सो और ये मैंने स्टार्ट किया था फ्लैग्स बनाना आई गेस इन 2007, और आई स्टार्टेड विद मैं एक सीरीज कर रहा था जिसमें मैंने टॉम वेसल्समैन की पेंटिंग यूज की थी, द ग्रेट अमेरिकन न्यूड, एंड फिर मैंने एक फ्लैग बनाया था जिसका टाइटल था लेट्स मेक अ ग्रेट पैटर्न, दैट वाज अ अमेरिकन फ्लैग दैट उसका पैटर्न मैंने बनाया था। फिर
आई मेड इट, जिसमें वो जिसका आपने जिक्र किया, या अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद, या अल्लाह रहम, किस तरह से ये जो है हम लोग यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा आपको गाड़ियों पे और रक्षों पे लिखा हुआ भी नजर आता है। सो वो कि और उस टाइम जितना हम 9/11 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशन चल रहा था, तो इट वाज लाइक कि बस मैं दुआ कर रहा हूँ, और वो डिफरेंट कलर के हैं, पर वो जुक्सपोज करो तो शायद वो किसी और सेंसिबिलिटी से जा रहे। तो इसी तरीके से फ्लैग्स को मैंने उन राइटिंग्स में रखा था जो राइटिंग्स हम नॉर्मली उस काम के लिए, उस चीज के लिए, उस टाइम के लिए, उससे रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। या यूजुअली हम जो मीडिया में मुसलसल सुबह शाम हमें एक फीड कराया जा रहा होता है। तो आजकल क्या काम कर रहे हैं? हमारे पास अब थोड़ा सा वक्त रह गया। आजकल सर कुछ नहीं, आवारागर्दी कर रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं 90s में जाना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन में 90s में चला गया, और 90s में भी पुलिस से छुपता रहता था, और अब भी इतनी सख्ती है कि मैं उनसे छुपता रहता हूँ कि किस टाइम निकल सकता हूँ। मुझे पता है कौन कौन से रास्तों से निकल सकता हूँ। नहीं, कुछ करते रहे होंगे काम? क्या काम? क्या हाँ, सोच रहे हैं? क्या काम पेंट कर रहा हूँ, और मुझे एक और शौक है, मुझे ड्रम्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 18-19 ड्रम सेट हैं। अच्छा जी। सो अब मैंने एक ड्रम सेट लेके सोचा है कि शायद उसको बजाता भी हूँ, क्योंकि जो भी जिसको बताओ बोलते तो मैं बजाना आता है, मैं आई सेड नो, बस मुझे सिर्फ ड्रम कलेक्ट करने का शौक है। और अक्सर लोग बोलते हैं कि ये ड्रम कलेक्ट करते हो, बजाते नहीं। मैंने कहा फिर अगर ये मसला हो गया तो फिर कोई कलेक्टर हमारी पेंटिंग नहीं ले सकेगा। तो मैं इस बात को लेता ही नहीं हूँ। बड़ा मसला हो जाएगा अगर हम कलेक्टर से पूछे पेंट करना आता वरना आप नहीं ले सकते। तो ठीक है। सो वो कभी कर लेता हूँ, और नो डाउट राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर माय न्यू सीरीज। सो लेट्स होप टू सी इट। कहाँ पे शो का है अभी कोई आपका प्लान? सर जब ये खुलेगी चीजें मेरा है नेक्स्ट ईयर क्रिस्टीन जैलेजर्दी गैलरी है लंदन में, जहाँ पे आई एम प्लानिंग टू हैव अ सोलो, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी, और एंजॉय कर रहा हूँ लॉकडाउन को। हाँ जी, सब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा आपसे बात करने का। लगा ही नहीं कि आप इतने दूर हैं। You are so close, and you are always so close, and I'm a great admirer of your work, and I always look up to your new series and new work, and it was a pleasure talking to you. And thank you so much for explaining your work, talking about your work, talking about your life. And I think मेरा ख्याल है हमारे जो जी मैं जाने से खत्म होने से पहले एक चीज शेयर करना चाहूंगा जी आपके साथ भी, और जो सुन रहे हैं इस टाइम, कि जो आप शुरू में बात कर रहे थे काम के मुसलसल करने की, या मैंने जो बात की कि पेशेंस के साथ काम किया जाए, उस एक्सपीरियंसेस में एक चीज सर बड़ा अमल रहा है। हम आई नो हमारे पास 1.5 मिनट है, मैं जल्दी दिखाता हूँ। एक आर्टिस्ट का कि वो डिसहार्ट होते हैं, या लगता है कि कोई चीज गलत हुई है, या कोई किसी से हमारी कोई नाराजगी हो गई। मैं उसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा, आपने ही मेरे पे बहुत अच्छा लिखा, फिर आपने ही मेरे पे, जिसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं, टेकिंग की, फिर आपने बहुत अच्छा लिखा। बुरा मैंने नहीं लिखा था, वो किसी और ने लिखा था मेरे नाम से। अच्छा, पर सर वो चीज ये है कि देखें, वो उसी बात को मैं समझाना चाहूंगा, और स्पेशली जो मेरे साथ के सीनियर है वो तो आई नो, उनको पता। मैं यंग आर्टिस्ट अगर मैं बात वो करूं कि आपका काम, फिर काम के पैरेलल कुछ चीजें होती हैं, जिस तरह से मैं प्रोफेशनली मैंने आर्ट बनाया, आपने प्रोफेशनली लिखा, ये एक अलग चीज है। मैं आपको आप मेरे टीचर थे, और आज तक मेरे टीचर का रिस्पेक्ट, ये एक अलग फॉर्म है।
और हम अगर नॉर्मली मिल रहे हैं ये एक अलग चीज है। तो इन बिल्कुल, तीन बिल्कुल। चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। उस और उन्हीं दो राइटअप का इतना इंटरेस्टिंग रहा, मैं एक दफा एक बुक प्रिंट हो रही थी, उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि 2 ऐसे राइटअप भेजो जो लिखा हो तुम्हारे पे रिव्यूज, जिसमें एक में बहुत तारीफ की और एक में नहीं की गई हो। सो मैंने आपके वो दोनों लिंक्स भेज दिए कि एक ही राइटर है। सो पर सबसे बिसाइड दिस थिंग कि वो लिंक्स मैंने भेजे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि हम बाज़ औक़ात अगर मुझे आपका काम नहीं पसंद ना, तो मैं आपसे अच्छा दोस्त भी नहीं बनूंगा। और ये एक रही है हमेशा वजह कि जो कि हमारे इस ब्रिज को खत्म कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू T2F, थैंक यू शाइन। Thank you, everyone, and I hope you enjoyed as we enjoyed, both of us. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया, निशान। थैंक यू खुदा सर। अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। टेक अल्लाह केयर। हाफ़िज़ एवरीवन।